नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सरकार का संकल्प विलय ही विकल्प। उत्तर प्रदेश में सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र में उन विद्यालयों का विलय करने का मन बना लिया है, उनकी प्रक्रिया तेज कर दी है जिनमें नामांकन बेहद कम है, खासतौर से जहां कुल छात्र संख्या 50 से कम है। ऐसे स्कूलों को पास के किसी बेहतर स्कूल में जोड़ा जा रहा है। विभाग का कहना है कि इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा, माहौल, आधारभूत ढांचा और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। सभी स्कूलों से ऐसे स्कूलों की सूची मंगाई गई है और अगले 3 से 4 दिनों में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। गुरुवार को ही बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई है। शासन की पेयरिंग नीति के तहत विलय किए गए स्कूल भवनों को बाल बाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। हालांकि कुछ शिक्षक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में बच्चों की स्कूल तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। इस पर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों से इस पहल को लेकर सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। यह अहम रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर करेंगे अहम चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया है, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 8 तक संचालित हो रहे 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय करने की तैयारी है। इस संबंध में बीते दिनों बेसिक शिक्षा के अपर सचिव ने आदेश जारी किया है, जिसके सार्वजनिक होते ही प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद से प्रदेश में शिक्षकों के पदों की कटौती होगी और नई शिक्षक भर्ती पर संकट आ सकता है। ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज। यूपी में परिषदीय स्कूलों की संख्या 1.32 लाख है। ये स्कूल वह हैं जहां प्रदेश सरकार की तरफ से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। इन सरकारी स्कूलों में ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाने की तैयारी है जहां पर मौजूदा समय में छात्रों की संख्या 50 से कम है। इस संबंध में बीते दिनों प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल को पड़ोस के किसी स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। वहीं अगर किसी स्कूल के रास्ते में कोई नाला, नदी, हाईवे, रेलवे ट्रैक है तो ऐसे स्कूल भी मर्ज किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को मर्ज करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बता दें कि 13 जून 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम हो, उन विद्यालयों को आसपास के विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाए। बता दें कि यह निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग के में अहम फैसले की ओर संकेत दे रहे हैं, लेकिन इस पर अब तीखे प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। वहीं अगर बात करें आरटी एक्ट की, तो वो भी जो शिक्षा का अधिकार का अधिनियम है वो भी कहता है कि 6 से 8 वर्ष के बच्चों को ग्रामीण स्तरों पर शिक्षा दी जाए। वहीं जिस हिसाब से विद्यालयों को मर्ज करने की बात कही जा रही है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या छोटे छोटे बच्चों के कदमों में इतनी ताकत है कि वो लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। वहीं ये भी सवाल उठता है कि जो गार्जियन अपने बच्चों को 100 मीटर दूर भेजने पर भी बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है, क्या वो अपने बच्चों को विद्यालयों से दूर भेजेगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हर जिले में खुल रहा मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल। यूपी सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के फैसले को सकारात्मक बता रही है। प्रदेश सरकार का तर्क है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसी कड़ी में यूपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलने जा रही है, जो स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, डाइनिंग हॉल, मिड डे किचन, वाईफाई, ओपन जिम जैसी सुविधाओं से लैस होगा। देश के जनपद लखीमपुर खीरी में प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है वहाँ के बच्चे, यानी कि बात की जाए 50 बच्चों से जहाँ पर बच्चे कम मिल रहे हैं वहाँ के बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में ही शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी जी। हम बात करेंगे किस तरह फिर क्या नियम लागू हुए हैं, किस तरह बच्चे पढ़ाए जाएंगे। फिर देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसी शिफ्ट करने की बात जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको स्कूलों की पेयरिंग कहा जा रहा है, स्कूलों का युग्मन कहा जा रहा है। अर्थात वे विद्यालय जहाँ पर छात्र संख्या 20 या 50 से कम है। प्रथम चरण में हम चूँकि इस हफ्ते हम लोगों ने 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को टारगेट किया था, लेकिन टोटल जहाँ 50 से कम छात्र संख्या है उन विद्यालयों को हम बगल के ऐसे विद्यालयों में ले जा रहे हैं जहाँ पर छात्र संख्या और संसाधन अधिक है। क्योंकि भारत सरकार से हमको तमाम तरह की सुविधाएं ऐसी मिलती हैं जो यूडाइस में छात्र संख्या के आधार पर मिलती हैं। जब हमारी छात्र संख्या अधिक हो जाएगी तो हमको स्मार्ट क्लास, खेलकूद के लिए अतिरिक्त सामग्री, पुस्तकालय के लिए अतिरिक्त सामग्री ये मिलने लगेगी। एक तो हमको संसाधन ज़्यादा भारत सरकार से मिलने लगेंगे, पहला लाभ होगा। उसका दूसरा लाभ ये होगा कि जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनमें सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा बनती है। हमारे तमाम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पता चलता है कि 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे संख्या है। ऐसे बच्चों में अगर आप कोई बढ़िया खेल भी खिलाना चाहें तो शायद टीम ही नहीं बन पाती। तो जब बच्चे एक अच्छी जगह पे जाएंगे, संख्या उनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो बच्चों के लिए उनके व्यक्तित्व के विकास के अवसर भी ज़्यादा होंगे। सर, अभी तक कितने विद्यालय चिन्हित किए गए इससे पाए? हाँ, अभी तक जनपद में केवल ऐसे विद्यालयों की संख्या 49 पाई गई है जो नज़दीकी विद्यालय के पास ले जाए जा सकते हैं। यद्यपि अभिभावकों की सुविधा, बच्चों के आवागमन की सुविधा, उनकी सुरक्षा आदि पर संपूर्ण मंथन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ में ही 445 स्कूलों का होगा विलय। इस पूरी कवायद से लखनऊ में ही अकेले 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का विलय होगा, जिन्हें मर्ज करने की तैयारी विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जुलाई से इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे नजदीकी स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर लखनऊ के बीएसए राम प्रवेश ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि इनमें पढ़ रहे बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। इन स्कूलों में आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, लाइब्रेरी और खेल कूद की गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी। यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है और आंदोलन व न्यायालय जाने की चेतावनी दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में सरकार स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज किया जाएगा। ऐसे 5000 स्कूलों को सरकार ने चिन्हित किया है और सरकार का कहना है कि इन स्कूलों को मर्ज करने से पढ़ाई व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। वहीं शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में 2700 स्कूल हैं, उसमें से 549 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन स्कूलों को मर्ज करती है। कैमरा पर्सन पवन दुबे के साथ रोहित पांडे, शाहजहांपुर। तो सरकार ने अब संकल्प लिया है कि इन विद्यालयों का मर्ज करके ही रहेंगे और तमाम इसके पीछे जो सकारात्मक जो संकेत जो है वो सरकार दे रही है कि इन विद्यालयों के मर्ज होने से क्या क्या लाभ होने जा रहे हैं और क्या क्या लाभ छात्रों को होंगे, स्कूलों को होंगे। तो नई शिक्षा प्रणाली के तहत जो केंद्र सरकार से इन स्कूलों को ज़्यादा मदद मिलेगा, ये तमाम ऐसी बातें रखी जा रही हैं जो सकारात्मक संकेत के तौर पर उनको रखा जा रहा है कि विद्यालय में ज़्यादा बच्चे होंगे तो सुविधाएं ज़्यादा होंगी और बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा, ये कहना है अधिकारियों का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि आखिर जो ग्रामीण में एक ही गांव में जब विद्यालय में बच्चे पहुंचना बड़ी बात हो रही है तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बच्चे कैसे जाएंगे, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कैसे जाएंगे, उनको वो शिक्षा से विरत हो जाएंगे। ये भी कई अहम सवाल हैं। शिक्षकों को लेकर भी तमाम सवाल हैं कि नई भर्तियां नहीं होंगी।
इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ अनुग्रह त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, संयोजक हैं शिक्षक महासभा यूपी के। सीमा त्यागी जी जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ की। आप सभी का बहुत स्वागत है। और श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही प्रेमकांत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले अनुग्रह त्रिपाठी जी का रुख करेंगे, संयोजक हैं शिक्षक संघ महासभा यूपी के। अनुग्रह त्रिपाठी जी, ये जो फैसला सरकार लेकर आई है, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या क्या सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं इससे, और इसके पीछे जो नकारात्मक बातें जो हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसमें मुझे सकारात्मक पहलू तो कोई दिखाई नहीं देता जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे नकारात्मक चीजें ही ज्यादा दिखाई दे रही हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिस प्रकार से हर मजरे में प्रति किलोमीटर प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए, उसको देखते हुए सरकार जो ये, मैं मर्जिंग कहूँ या पेयरिंग कहूँ, जो भी कहूँ, इस पेयरिंग से जो बच्चा एक गांव से दूसरे गांव जाने में सक्षम नहीं है, सरकार दिव्यांग शिक्षा की बात करती है, सरकार बालिका शिक्षा की बात करती है, सरकार और भी जो वंचित तबके के लोग हैं उनको सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के मंदिर में भेजना चाहती है। उन सब में जो सरकार की ये पेयरिंग की मंशा है, वो सरकार के संकल्प को कहीं ना कहीं दूषित कर रही है। मेरा मानना ये है। तो सरकार जो अति प्रयोग लेके आ रही है, सरकार के द्वारा लगातार जो इनके अधिकारी हैं, नित नए जो ये आदेश निकालते हैं, लगातार ये नए नए जो प्रयोग करते हैं, इस अति प्रयोगवाद से जो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की नींव है, ये हिल रही है। इसी में एक नया आदेश आया है जिसको इन्होंने पेयरिंग का नाम दिया है। 50 से कम नामांकन जिन विद्यालयों में होगा, उनको किसी पास के विद्यालय में पेयर करने का मतलब कहीं ना कहीं मर्जी है। इसका मतलब ये होगा कि स्कूलों की संख्या लगातार कम होगी, और स्कूलों की संख्या का विरोध हम सब शिक्षक संगठन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे शिक्षकों के पद भी खत्म होंगे, हमारे हेडमास्टर के पद भी खत्म होंगे, प्रमोशन के पद भी खत्म होंगे, और जो लगातार ये जो बेरोजगार हमारे डीएलएड करके बीटीसी का परीक्षा प्राप्त कर रहे हैं और रोजगार की दिशा में प्रयासरत है, उनके रोजगार के अवसर भी कम होंगे। इसलिए हम सब लोग समग्र समाज का चिंतन करते हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो सरकार की नीति आई है पेयरिंग की, ये सरासर गलत है और सरकार को अपना आदेश वापस लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरटी एक्ट 2009 ये कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा अधिकार है, और अगर कोई व्यक्ति का या कोई बच्चा दूरी के कारण या संसाधनों की कमी के कारण अगर शिक्षा नहीं पा रहा है, तो सरकार का फेलियर होगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से आशा है, अपेक्षा है कि शीघ्र ही इस आदेश को सरकार वापस लेगी। बिल्कुल। लेकिन अनुग्रह त्रिपाठी जी, अधिकारियों का कहना है, बेसिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का तो कहना है कि इससे लाभ होने जा रहे हैं, क्योंकि जब विद्यालयों में बच्चे ज़्यादा होंगे, छात्र संख्या ज़्यादा होगी, तो उसके आधार पर उनको सुविधाएं ज़्यादा मुहैया होंगी, और ज़्यादा जब बच्चे होंगे तो उनको माहौल भी बेहतर होगा। तमाम जो क्रियाएं हैं जो हैं कम बच्चों की वजह से नहीं हो पा रही हैं, तमाम खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो बच्चे जब ज़्यादा होंगे तो कम से कम वो प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी, इससे बच्चों का विकास होगा। ऐसे तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि जो नवाचारी अफसर आए हैं, ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो अति प्रयोगवाद को हमारी जो बिना भौगोलिक परिस्थितियों को जाने लगातार लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके कारण ही लगातार हमारे यहाँ ड्रॉप आउट की दर बढ़ रही है और बेसिक शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। ये जो हमारा जो प्रैक्टिकल जो स्थिति है, जो हमारा वास्तविक सिचुएशन है हमारे उत्तर प्रदेश की और प्राथमिक स्कूलों की, उससे उत्तर ये लोग जो है आदेश निकालते हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये इनके कुतर्क है, इनका कोई मतलब नहीं है। 6 वर्षीय बच्चा आता है स्कूल में उसको अपना वेतन मिलता है, अपने गांव में अपने क्षेत्र में वो ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा सामग्री से बचा सकते हैं, और ये बात कहना कि वहां संख्या बढ़ जाएगी, सरकार की जो है सुविधा मिल जाएंगी, ये गलत तर्क है इनका। सरकार की सुविधाओं से क्या मतलब है आपका? आरटी एक्ट में सरकार जो शिक्षा के न्यूनतम उपलब्धता की बात कर रही है, वो हर विद्यालय में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, और केंद्र सरकार को हर विद्यालय में इन चीजों को देना चाहिए। ठीक है त्रिपाठी जी, छात्र संख्या का मानक कहां से आ गया? ठीक है त्रिपाठी जी, हमारे साथ सीमा त्यागी जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष अभिभावक संघ की। सीमा त्यागी जी, आपका रुख करते हैं। सीमा त्यागी जी, परिषदीय विद्यालयों की स्थिति जो है उस पर लगातार तमाम लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, पढ़ाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर, वहाँ स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर और तमाम सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में
परिषदीय स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या थी वो दिन ब दिन घटती चली गई। इसका कारण शहरी पलायन भी इसका कारण है। दूसरा, निजी स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता, और भी जो सरकारी स्कूल थे वहां पर समुचित साधन न उपलब्ध होना, कई ऐसे कारण मुझे लगते हैं। आपको वो क्या कारण लगते हैं कि यहाँ ये स्थिति आ पड़ी है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे ही नहीं हैं? दूसरी चीज, अब जो सरकार ये फैसला ले रही है कि 50 से कम छात्र संख्या जिन विद्यालयों की है उनको मर्ज किया जाएगा। कई तमाम ऐसे छात्र हैं या परिवार हैं बहुत गरीबी रेखा में जीवन गुजार रहे हैं, वो उस गांव में अगर स्कूल है तो वो पढ़ रहे हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जब स्कूल होगा तो स्कूल ही नहीं पहुंच पाएंगे। इससे जो मंशा है कि सभी बच्चों को स्कूल पहुंचना चाहिए, तो वो कैसे पहुंचेंगे और साक्षरता दर हमारी कैसे बढ़ेगी फिर? त्यागी जी। मनोज जी, आपने अभी कहा सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश ये अधिकारी कर दे रहे हैं। अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है तो मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस जिले का बीएसए उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या उस जिले का डीएम वहां का जिम्मेदार नहीं है? और आप कारण ये बता रहे हैं कि निजी स्कूलों की तरफ मोह बढ़ रहा है। क्यों? अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है और सरकारी अधिकारी देख रहे हैं कि निजी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर कर देते? आप जब एक गांव में 10-10 निजी स्कूलों को मान्यता दे देंगे 2-2 कमरे के ऊपर, तो आपके सरकारी स्कूल में बच्चे कहां से आएंगे? आप सोचिए मनोज जी, हम जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं सोच कर देखें कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने का क्या कारण है? क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम हो गई? नहीं हुई ना? या उत्तर प्रदेश के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया? ऐसा भी नहीं हुआ। बिल्कुल। मुझे लग रहा है सीमा जी का शायद जी नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है। सीमा जी बात रखें। देश के सभी पेरेंट्स अभी नहीं गरीब रहे हैं, उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में ही तो पढ़ते हैं। तो अगर बच्चे को स्कूल, आरटी एक्ट जो बना था मनोज जी, वो इसलिए बना था कि प्रति किलोमीटर एक प्राथमिक विद्यालय हो जिससे हर एक बच्चे को शिक्षा मिल सके। ठीक है, सीमा जी का नेटवर्क मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत कर रहा है। दोबारा से सीमा जी का रुख करेंगे। हमारे साथ श्याम सलोने जी चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है श्याम सलोने जी। रजत मिश्रा जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। रजत जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। प्रेमकांत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी चर्चा में स्वागत है। श्याम सलोने सर आपका रुख कर रहे हैं। श्याम सलोने जी, ये नई व्यवस्था जो सरकार लेकर आई है और लेने जा रही है, फैसला जो लिया गया है कि जो पार्षदीय स्कूल है इनको मर्ज करने की प्लानिंग चल रही है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 50 से कम जो छात्र संख्या वाले स्कूल है उनको मर्ज किया जा रहा है। किस मंशा के तहत ये आपने ये प्रक्रिया अपनाई है? क्या लाभ होने जा रहा है इससे आपकी नज़र में? जबकि विपक्ष भी कह रहा है कि इससे तमाम नुकसान होने वाले हैं। शिक्षक संघ, अभिभावक संघ इससे कह रहे हैं कि नुकसान होने वाला है। नमस्कार मनोज जी, राधे राधे जी। सभी मेरे मित्रों को, भाइयों को राधे राधे जी। देखिए मनोज जी, सरकार का एक बहुत शानदार ये फैसला है। और फैसला क्यों शानदार है? क्योंकि जहाँ स्कूल में बच्चे हमारे 30, 35, 40, 20, 15 रह गए हैं और उनके पास 3-3, 4-4 टीचर हैं जी, वो भी बच्चे आ नहीं पाते हैं प्रॉपर स्कूल में, क्योंकि वो घर पर उनको लगता है कि कोई बच्चे आ ही नहीं रहे, हम अकेले क्या पढ़ेंगे, उनके पेरेंट्स भी नहीं भेजते। सरकार ने जो भी फैसला लिया है ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सरकार इस उम्मीद में थी कि तमाम प्रयास किए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को और भेजेंगे, एडमिशन कराएंगे। सरकार ने कई योजना चलाई। आज क्योंकि बच्चों में सर्वांगीण विकास करना सरकार का पहला उद्देश्य, हमारी पहली प्राथमिकता है जी, इसलिए वो स्कूलों से मर्ज किए जा रहे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वो जगह जो खाली हो जाएंगी, जो बिल्डिंग खाली होंगी, वो भी सरकार जनहित के ही कार्य में उसको लगाएगी। अब विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई अगर सरकार ये फरमान जारी कर दे कि वो टीचर
जहाँ के स्कूल के बच्चे शिफ्ट किए जाएंगे, वो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो हटा दिए जाएंगे, तब तो मैं समझता हूँ विरोध हो सकता है कि किसी की नौकरी जा रही है, किसी को की रोजगार छिन रहा है। सरकार ने ऐसा कोई आदेश तो किया नहीं है, शिक्षा मित्रों पर कोई आदेश किया नहीं है ऐसा। केवल बच्चों के विकास के लिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छा उनको संस्कृति उनके अंदर पैदा हो, वो सरकार का उपक्रम है और हर राष्ट्रवादी सरकार ये करती है। रही बात मनोज जी विरोध करने की, ये संगठन जितने भी बन गए ना, ये सब विपक्ष की मानसिकता पर चल करके, इतने ही अगर समाजवादी पार्टी के हमारे लोग अच्छे होते, सरकार इतने अच्छा किए होती है तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्हीं के तो पाप को हम लोग ठीक कर रहे हैं, धुल रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने पाप किए, पिछली सरकारों ने जो कर्म किए थे, जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश, लेकिन श्याम सलोनी जी उसी को तो ठीक किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है वो आपका विचार हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज शिक्षकों को खैर कोई भय नहीं है, लेकिन जो शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, जो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं कि लोग आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे, जब स्कूल मर्ज होंगे, शिक्षकों की जरूरत ही नहीं होगी तो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। इस बात का विरोध हो रहा है। जो बच्चे बमुश्किल गांव में स्कूल अगर है, गांव में नहीं जा पा रहे हैं, उनको वहां पर आकर्षित नहीं किया जा पा रहा है, तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जहां पर मर्ज स्कूल होंगे वहां पर बच्चे वो कैसे पहुंचेंगे? जब इस स्थिति में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो बच्चे जो अभी गांव में स्कूल होने की वजह से किसी तरीके से वो स्कूल पहुंचते हैं, तो क्या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलकर वो स्कूल पहुंचेंगे? कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो है नहीं। देखिए मनोज जी, बच्चे जब एक स्कूल में पहुंचेंगे और वहां पर जब बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी जी, तो सरकार ने अभी कोई ऐसा आदेश नहीं किया है कि फिर वापस नहीं कर सकते हैं। जब हमको लगेगा स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी गांव से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, एक गांव के मान लीजिए कि एक गांव है और आप उस गांव से 200 बच्चों की संख्या बढ़ गई है, तो उन बच्चों के लिए या 150 बच्चे हो गए हैं, तो वही स्कूल को उस पर प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार चाहती है किसी भी तरीके से हम अपने बच्चों को, नौनिहालों को एक अच्छा उनको शिक्षा दे सकें, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उनकी कर सकें। अब सरकार के अच्छे कार्यों में जब विपक्ष की भी अच्छी भूमिका है, वो विरोध करके उसको करना चाहिए, कहीं दिखना चाहिए कि हाँ भाई हम विरोध कर रहे हैं, तो जनता को देखना चाहिए कोई विरोधी भी है। लेकिन हर अच्छे कार्य को विरोध किया जाता है। जब भी कोई अच्छे कार्य होंगे विरोध होगा, लेकिन उसके बाद में जितने भी कार्य हुए, वो 69,000 जो शिक्षकों की थी उसमें भी देख लीजिए, लगभग 31,000 की भर्तियां सरकार कर चुकी है, बाकी कुछ रह गए, वो भी भर्ती होंगे। तो कहीं भर्ती पर रोक नहीं है, किसी पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। जो भर्तियां होंगी वो प्रॉपर होंगी, शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा, क्योंकि रिटायर्ड होते हैं, नए शिक्षक आते हैं, ये प्रक्रियाएं जीवन भर चलती रहेंगी। ठीक, जन्म लेता है व्यक्ति, मरता भी है, ये सब चलेगा। विरोध उस चीज का करो मनोज जी, ठीक है, इसमें लगता हो कि कहीं अहित हो रहा है, कहीं परिवार उजड़ रहे हैं, कहीं नौकरियां जा रही हैं, वहां विरोध करो। लेकिन बच्चों का भविष्य बन रहा है, सरकार हो सकता है आगे सुविधाएं दे, हो सकता है कि सरकार को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, इंतजार तो करिए, पहले से बुक शुरू कर देते हो। इतना ठीक है, रजत जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी, रजत जी से समझ लेते हैं कि आखिर जब सब कुछ बेहतर है तो विपक्ष इस व्यवस्था पर क्यों उंगली उठा रहा है। और विपक्ष छोड़ दीजिए, शिक्षक संघ उठा रहे हैं, अभिभावक संघ के लोग उठा रहे हैं, शिक्षक संघ के लोग कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य, रजत जी आपके पास आ रहे हैं, रजत जी, शिक्षक संघ कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि लोगों की नौकरियां छीनने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम आरोप लग रहे हैं। जो ये मर्जिंग की जो व्यवस्था लेकर आई है सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे क्या फायदा होने वाला है? जैसा कि सरकार कह रही है, नुकसान भी एक पक्ष है जो नुकसान भी बता रहा है। रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपकी चर्चा में शामिल करने के लिए, और सभी साथी पैनलिस्टों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जी। देखिए मनोज जी, जो मौजूदा सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं ये कहूंगा कि फर्जी डिग्री की सरकार है, ये अनपढ़ों की सरकार है। और इसीलिए ये शिक्षा विरोधी इनकी जो नीतियां हैं, शिक्षा विरोधी नीतियां इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका शिक्षा से कोई सरोकार है ही नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में 50,000 स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग है, और अकेले उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल। आप बताइए कितना बड़ा मतलब ये संख्या है। और 5,000 स्कूलों की लिस्ट इन्होंने जारी भी कर दी है कि 5,000 स्कूल वो बंद होंगे। और अब उसको दूसरी तरफ से घुमा के कहें, श्याम सलोनी जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अब वो घुमाना चाह रहे हैं कि स्कूलों को मर्जर कर रहे हैं। ये मर्जर एक ही नया लेके आए हैं इन्होंने। आप देखिए ठेके का मर्जर किया, कंपोजिट का नाम दिया, अब वही कंपोजिट ये स्कूलों में लाने जा रहे हैं।
ये कंपोजिट कहीं से और नया उठा करके लाए हैं। ये थोड़े थोड़े दिन में एक नया चुर्रा लाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और उसको जो है जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अरे कुछ प्लानिंग होती है, कुछ सोच समझ होती है। उसके पीछे क्या सरकार दे रहे हैं कि स्कूलों में बच्चे कम है। स्कूलों में बच्चे कम है तो आप वहाँ पे प्रमोशन करिए, बच्चों को वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिले, जिससे वहाँ पे बच्चे बढ़े, आसपास के क्षेत्र में बच्चे आए। आप ये इनकी नीति केवल व्यापारियों के लिए, केवल उन शिक्षा माफियाओं के लिए है जिनके प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनसे मोटी रकमें ले रहे हैं ये। अभी देखिए पीछे आप जिस तरीके से चिकित्सा विभाग का हुआ, प्राइवेट स्कूलों को जो है बढ़ाने का प्लानिंग चल रही थी और सरकारी अस्पतालों की जो है आप देखिए किस तरीके से हालत खराब होती जा रही है। वही हाल शिक्षा के भी है। आप सरकारी स्कूलों, हम लोग सब सरकारी स्कूल के पढ़ेंगे, हम लोग 10 रुपए महीने में पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों की हालात हमारे समय में कितने बजे थे? आप भी शायद सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, बहुत कम फीस में, और यूपी साफ करते थे बच्चे, और बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के IIT और SBCI करके जो है विदेश तक जाते थे बच्चे। और आज क्या हालात है? आज जो है कुछ शिक्षा माफियाओं ने पूरे स्तर में, पूरे देश में जो है कब्जा कर रखा है। जरूरी है अभिभावकों की कि वो स्कूलों में जाए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, वो अपने जेब से कटौती करें। आय कम होती जा रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में बेचारे वो समझौता नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना उनकी मजबूरी हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से जो है आम जनमानस के हित से कोई भी काम उनका नहीं रहता है। और यही उनका ये भी उनका एक कदम है कि आप प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उनको पहले मर्जर करेंगे। ये प्राइमरी स्कूलों की ये जगह, ये जमीन, और बहुत से प्राइवेट स्कूल है, मैं आपको मनोज जी बताऊं, जिनके भी मैनेजमेंट जो है आज उसमें गेस्ट हाउस चला रहे हैं, उनको जो है गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। धीरे धीरे बच्चे कम करते हैं, उसके बाद वहाँ पे स्कूल बंद कर देते हैं, और वो तो सस्ते में 2 कौड़ियों में दाम में उनको जो जमीन मिली हुई है उसको वो जो है गेस्ट हाउस और अलग अलग और पैसे के संसाधनों का उपयोग करने के लिए उसका जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यही ठीक है, बढ़ाइए ना, आप प्रमोशन करिए जिससे कि वहाँ बच्चे बढ़े। ये क्या तरीका है कि वहाँ पे 50 बच्चे कमाए तो आप इसको उठा करके 5 किलोमीटर गरीब बच्चा जाता है वहाँ पे, वो संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। आप कैसे वो किराया भाड़ा देगा, कैसे वहां तक जाएगा? ये सब चीजें बिना सोचे समझे सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है, और इसका जो है इनको जो है अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि ईश्वर जो है इनको सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी वालों को, और इस तरीके से जो शिक्षा चिकित्सा के हालात कर रखे हैं 2027 में इनकी सरकार जाने वाली है। ठीक है रजत जी, जुड़े रहे आप हमारे साथ। प्रेमकांत तिवारी जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेमकांत तिवारी जी आपको रुक कर रहे हैं। प्रेमकांत तिवारी जी आपका रुख कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये अब मर्जिंग की व्यवस्था लाई गई है, आप पार्षदीय विद्यालयों में इसमें कोई शक नहीं है कि जो शिक्षक आते हैं वो पढ़े लिखे शिक्षक आते हैं, वो तब कर आते हैं, तमाम एग्जाम पास करके आते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर देखा जाए तो कम पढ़े लिखे शिक्षक होते हैं और बहुत कम वेतन पे वो काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद परिषदीय स्कूलों में तमाम व्यवस्थाएं भी सरकार कह रही है कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकार जो है भरोसा नहीं लोगों में पैदा कर पा रही है कि ये स्कूल बेहतर हैं, लोग वहां जा रहे हैं, और अब ऐसी व्यवस्था लाने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। हालांकि इसके भी तमाम नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जबकि तमाम सकारात्मक चीजें सरकार गिना रही है, विभाग गिना रहा है। आप सही कह रहे हैं। देखिए ये जो स्कूलों की मर्जिंग का मसला है जी, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि 50 बच्चे से कम क्यों है। कम इसलिए हैं कि एक तो जो परिषदीय ये विद्यालय हैं जी, इनमें शिक्षा की गुणवत्ता का बहुत एक समझौता करना पड़ता है। जो बच्चे भेजते हैं अपने पेरेंट्स, वो एक तरीके से ये मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पा रहा है, लेकिन तब भी भेजते हैं। ये ठीक है कि आज तनख्वाहों के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर के और जो भी गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स हैं उनकी तनख्वाहें बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं। आज हम लोग गांव के ही पढ़े हुए हैं, परिषदीय विद्यालयों के ही पढ़े हुए हैं, और तब कोई भी टीचर या तो पैदल आता था या दूर से थोड़ा आता था, साइकिल से आता था। आज वही प्राइमरी के टीचर्स कार से चल रहे हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं। और उसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जिन भी शिक्षकों का नियुक्ति हो गई, लखनऊ के शिक्षक की नियुक्ति सीतापुर में हुई, हरदोई में हुई, तो आज भी वो लोग शिफ्ट तो कर नहीं सकते, रह सकते नहीं हैं। वो चार्टर्ड वैन करते हैं, शेयर्ड वैन करते हैं। एक स्कूल की टीचर सभी एक वैन में होती नहीं है या होते नहीं है, तो
विभिन्न स्कूलों में छोड़ते हुए वो वैन जाती है और वो अभी भी देर से पहुंचते हैं शिक्षक। और कुल मिलाकर के उनको पहुंचने की जल्दी होती है, फिर लौटने की भी घर पहुंच करके दूसरी जिम्मेदारियां संभालने की जरूरत होती। तो 3-3, 4-4 घंटे एक एक तरफ जब रास्ते में लग जाएगा, उनके स्थानांतरण की कोई भी फैसिलिटी बहुत ढंग की पारदर्शी अभी तक सरकार ने नहीं बनाई है। ये देखने वाली चीज है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो शिक्षा की व्यवस्था को जिस तरीके से मजबूत करना चाहिए था, गुणवत्तापूर्ण करना चाहिए था, सरकार का उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। और मसला एक ये है कि हम लोगों के समय में तो तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता था कि टीचर बाकायदा पढ़ाई करवाता था। और आज तो स्थिति दूसरी हो रही है। आज एक एक टीचर जो है देख लीजिए तो वो दूसरे कामों में भी लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के टीचर्स का अच्छी मोटी तनख्वाहों पाने के बावजूद बहुत अच्छा मन नहीं लग रहा है। और इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, शिक्षा विभाग की भी बनती है। और ये जो शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये व्यावहारिकता का ध्यान भी नहीं दे रहे। ये उन टीचर्स के साथ में एक समझौता भी कर लेते हैं जो टीचर्स पढ़ाई के काम को छोड़ करके और चीजों में लगे होते हैं, तो उनसे समझौता भी कर लेते हैं। निश्चित रूप से सर ये बड़ा देखिए जी बड़ा सवाल ये है, मनोज जी आ रहे हैं, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। बड़ा सवाल सर ये है कि तमाम इंतजाम के बाद, तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी सरकार जो है वो अभिभावकों में ये भरोसा नहीं दिला पाई है कि पार्षदीय स्कूल बेहतर हो चुके हैं, वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं, या कम से कम प्राइवेट स्कूलों के समान शिक्षा यहाँ उपलब्ध हो रही है। वो विश्वास अभी तक अभिभावकों में नहीं बन पाया है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकार का संकल्प विलय ही विकल्प, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अनुग्रह त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अनुग्रह त्रिपाठी जी आपके पास आपका रुख कर रहे हैं। अनुग्रह त्रिपाठी जी, जैसा कि ब्रेक के पहले मैं कह रहा था कि विभाग जो है, शिक्षा विभाग, तमाम सुधारात्मक दावे के बावजूद, तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने के बावजूद भी वो भरोसा नहीं दिला पाया है, जिससे आज पार्षदीय स्कूलों की ये दशा है। मोटी तनख्वाह पाने वाले शिक्षक अब स्कूलों में पढ़ा नहीं रहे। स्कूलों में बच्चों की संख्या 10 या 20, 30 रह गई है, 50 रह गई है। और कहीं ना कहीं अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो स्कूलों को मर्ज करने जा रही है। अब आसपास जो विद्यालय के आसपास के जो बच्चे थे, गरीब बच्चे ही इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों की शिक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? वो बच्चे उन जो 3 से 4-5 किलोमीटर स्कूल जो होंगे वहां पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो उनको भी शिक्षा मिले, इस पर कौन ध्यान देगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपके इस शब्द पर सख्त आपत्ति जारी कर रहा हूँ कि टीचरों को मोटी तनख्वाह मिल रही है। देखिए, समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं देखिए त्रिपाठी जी, मोटी तनख्वाह में प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तनख्वाह मिल रही है, वो उनका मेहनताना है और वो जो भी मिल रहा है। जी, मैं तमाम प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा था। जी त्रिपाठी जी, मुझे मेरी बात पूरी कर दीजिए। जिस विभाग की आप चर्चा करें उस विभाग की व्यवस्था का मैं कम हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है जी। मुझे पहली बात मुझे आपके शब्द से सर आपत्ति है जो आपने कहा कि अध्यापकों को मोटी तनख्वाह मिलती है। क्या वेतन सरकारी कर्मचारी को नहीं मिल रहा? क्या समय के साथ महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या जो जमीन 5,000 की मिलती थी 50 लाख को नहीं मिल रही है? तो किस बात की बात कर रहे हैं, चर्चा करने की मोटी तनख्वाह मिलती है? अध्यापक पहले साइकिल किस बात का आपको जो है ये क्षोभ है? बात यहाँ चर्चा हो रही थी विद्यालयों को बचाने की, विद्यालयों में सात संख्या को बढ़ाने की। सरकार ने 2018 से कोई भर्ती नहीं की है। 7 वर्षों से लगातार अध्यापक रिटायर हुए। 7 वर्षों में क्या अध्यापक कमी नहीं? ये जो अध्यापक रिटायर हुए उनकी जगह जो पद खाली उन पदों पर भर्ती कम होगी। सरकार इन प्रश्नों का जवाब त्रिपाठी जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आवाज कट रही है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज स्पष्ट दर्शकों को नहीं मिल पा रही। जी हेलो, आवाज आ रही सर? अब आ रही आवाज मिलेगी मेरी? जी, हेलो, आपकी आवाज कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही सर। जी,
मैं कह रहा हूं सर कि 2018 से प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गई है। 2018 से जितने भी अध्यापक रिटायर हुए हैं, उनकी जगह जो पद खाली हुए हैं, उनमें कोई भी नई भर्ती सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव है बेरोजगार जो डीएलएड और बीटीसी छात्र हैं उनकी भर्ती करने का। तो सरकार ने एक नया भर्ती का तरीका निकाला है, स्कूल की मर्जिंग या पेयरिंग जिसको आप कह रहे हैं वो करने का, जिससे अध्यापकों के स्वतः ही कम हो जाए। इसको सरकार संसाधनों की बात पर लपेट के लेके आ रही है। सरकार कह रही है कि विद्यालयों में जो है बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके पीछे कारणों को खुद जानिए। मैं लगातार शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते कह रहे हैं कि शिक्षक को केवल शिक्षण कार्य में नहीं रखा जाए, उसको जो गैर शिक्षण कार्य है उनसे मुक्ति दी जाए। टीचर से विभिन्न प्रकार की जनगणनाएं दिखाई, विभिन्न प्रकार के सर्वे दिखाए, अध्यापक को विद्यालय में रुकने तो वहां शिक्षा बढ़ेगी। तो सरकार को जिन चीजों पर प्रयास करना चाहिए उन चीजों पर प्रयास न करके सरकार निगेटिव तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को खत्म करने की साजिश रच रही है। इसीलिए हम सब शिक्षक संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो 2009 में एक प्रावधान किया गया था, जिस प्रावधान में हर किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय, हर 3 किलोमीटर पर एक जूनियर विद्यालय का प्रावधान किया गया था, जिसमें माना गया था कि अगर एक भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित हुआ तो ये जो हमारी शिक्षा की गारंटी का जो अधिनियम है ये हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है सीमा जी, विकसित देशों में ठीक है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज बहुत बेहतर नहीं मिल पा रही है, कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज बीच बीच में कुछ दिक्कत कर रही है। आपके पास दोबारा आएंगे। सीमा त्यागी जी का रुख कर रहे हैं। सीमा त्यागी जी, आप विषय तो ये है ही है जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि स्कूलों को मर्ज करने से जो नई शिक्षकों की भर्तियां हैं, जो आरोप शिक्षक लगा रहे हैं, उनका जो उनको अंदेशा है, जो उनको भय है कि आने वाले समय में नई वैकेंसियां नहीं होंगी, नई भर्तियां नहीं होंगी, भले ही अभी इन शिक्षकों की नौकरी नहीं जा रही, लेकिन आने वाले समय में जो भविष्य में स्कूलों में भर्तियां होने वाली हैं वो भर्तियां नहीं होंगी, और जो अभी जो बच्चे हैं जो इन विद्यालयों का लाभ उठा रहे हैं वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और रही जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं मोटी तनख्वाह और ये वो, मैं तुलनात्मक कर रहा था कि बहुत सारे स्कूल हैं 12-13 हज़ार 10 हज़ार में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा था उससे बेहतर वेतन भी है, बेहतर शिक्षक भी है, बेहतर व्यवस्था भी है, तब भी नहीं जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था, मैं वेतन पे मैं सवाल नहीं कर रहा था त्रिपाठी जी। ठीक है सीमा जी, बात रखिए अपनी। मनोज जी थोड़ा समय दीजिएगा जी, तो इस समस्या के मूल कारण की हम बात कर पाएंगे। कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, देश की सभी सरकारें शिक्षा के प्रति उदासीन रही हैं। किसी भी सरकार ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया और इसी का नतीजा है कि आज सरकार संकल्प ले रही है कि विलय ही विकल्प है। मनोज जी, समस्या ये है कि सरकारी स्कूलों में 50 से कम बच्चा क्यों रह गया, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने की बजाय सर शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों ने ये विलय ही विकल्प निकाल दिया था। आप एक चीज सोचिए छोटी सी, अभी एक शाहजहांपुर के शायद बीएसए सर को हम सुन रहे थे, उनका कहना ये था कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। मनोज जी, विद्यालय भी एक परिवार है। अगर मेरे घर में 10 बच्चे होंगे तो उनको ज्यादा संसाधन मिलेंगे या 2 बच्चों को ज्यादा संसाधन मिलेंगे? अगर ज्यादा बच्चों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी तो फिर ये मापदंड क्यों रखा है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक, 60 पढ़ाइए तो और ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी? तो ये बेवकूफी वाले जो कारण दे रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, मेरी समझ में नहीं आता कि आईएएस ऑफिसर बैठे हैं और दूसरी बात, हमारे इतने अच्छे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, क्या उन तक ये सही बात नहीं पहुंचाई जा रही? उन्होंने उन शिक्षा अधिकारियों को तलब क्यों नहीं किया, उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया जिनके जिले में बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई? मैंने पहले भी ये क्वेश्चन उठाया, क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम हो गई? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के सभी अभिभावक इतने अमीर हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ले गए? नहीं, क्योंकि जब 30% जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है तो कम से कम उनके बच्चे तो पढ़ेंगे। और आप जानते हैं मनोज जी कि जब 1 किलोमीटर दायरे में मैं बच्चों को स्कूल में नहीं ला पा रही हूँ तो क्या 3 किलोमीटर के स्कूल में मैं बच्चों को ले जा पाऊंगी? तो बच्चे वहां भी नहीं आएंगे। अभी हम बात कर रहे थे निजी विद्यालयों की। देखिए
सरकारी टीचर की तनख्वाह हर एक सरकारी व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती है। चाहे सरकारी विभाग में क्लर्क बैठा हो, उसकी भी तनख्वाह उसी वेतन आयोग से बढ़ेगी, सरकारी टीचर की भी बढ़ेगी। लेकिन समाज को सरकारी टीचर की तनख्वाह से दिक्कत है। आप बात कर रहे थे कि मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, ऐसा मत कहिए, शिक्षकों का अपमान मत कीजिए। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षक पढ़ा क्या रहे हैं? जब हम और आप पढ़ते थे, अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम सब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जब हम और आप पढ़ते थे तब सरकारी स्कूल ही होते थे। प्राइवेट स्कूलों को इतने मोटे पैसे लेकर मान्यता नहीं दी जाती थी, तो सब सरकारी स्कूल से पढ़ते थे। अब आप अपने सरकारी स्कूल के साथ सरकारें सौतेला व्यवहार कर रही हैं और पैसे खाकर किसी भी नेता को, किसी भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को, किसी भी उद्योगपति को प्राइवेट स्कूल चलाने की परमिशन दे दी जाती है। ऐसा सरकारें क्यों कर रही हैं? शिक्षक ऐसा नहीं है, शिक्षक तो है ही पढ़ाने के लिए, और शिक्षकों ने ही हमें आपको पढ़ाया, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और जितने भी हम दूसरे देशों में जाके डंका बजा रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया होगा। तो शिक्षकों का अपमान मत कीजिए। शिक्षक पढ़ाना चाहता है, लेकिन शिक्षक से सर्वे भी कराया जाएगा, शिक्षक से जनगणना भी कराई जाएगी, शिक्षक से सिलेंडर भी मंगाया जाएगा, शिक्षक बीआरसी से किताबें भी ढोके लाएगा, कोरोना काल में शिक्षक राशन भी बांटेगा, कोरोना काल में शिक्षक चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक भी मैनेज करेगा, तो पढ़ाएगा कब? तो आप अगर समस्या के मूल कारण में जाएंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप चाहते हैं कि सरकारी शिक्षक, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो और सरकारी स्कूल बने रहें, तो सरकार ये विलय वाला जामाना पहनाकर सरकार एक आदेश क्यों नहीं देती थी कि प्रत्येक जिले के सभी सरकारी लोगों के, चाहे वो क्लर्क है चाहे वो डीएम है, के बच्चे उस जिले के सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। फिर देखिए आप कैसे वहां सुविधाओं का अंबार लगता है, कैसे वहां का शिक्षक नहीं पढ़ाता है, कैसे वहां संसाधन सरकार नहीं देती है। मनोज जी, आप जरा गहराई से सोचिए कि हमारे सरकारी विद्यालय क्यों फेल होते जा रहे हैं। आप देखिए कि सीबीएसई बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड का दर्जा दिया गया, जब देश में नीट का एग्जाम एक हो सकता है, देश में जेईई मेंस का एग्जाम एक हो सकता है, देश में यूपीएससी का एग्जाम एक हो सकता है, तो फिर मेरे देश में 10th और 12th के एग्जाम 66 बोर्ड क्यों करा रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। क्यों नहीं हो सकता? महत्वपूर्ण बात। हर एक स्कूल में स्टेट बोर्ड से बच्चा पढ़ता है, और जब कंपटीशन देने की बात आती है तो वहां सीबीएसई बोर्ड सामने आ जाता है, सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का होता है। तो फिर पेरेंट्स ये चाहता है, चाहे अपना पेट काटे, चाहे भूखा रहे, चाहे अपनी जमीन बेचे, कि मैं अपने बच्चे को आज की जरूरत के हिसाब से पढ़ाई कराऊं। तो क्यों नहीं हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी ये सोचते कि कहां कमी रह गई हमसे, जो हमारे अपने खुले हुए विद्यालय, सरकार के अपने विद्यालय। मनोज जी, ये कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल, श्याम सलोनी जी से जवाब ले लेते हैं। सीमा जी जवाब ले लेते हैं। सीमा जी जवाब ले लेते हैं। सीमा जी जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोनी जी आपके पास आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी, जो सीमा जी ने बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। मुझे लग रहा है कि मुझे अतिरिक्त सवाल की जरूरत नहीं है। सीमा जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही उनका आप जवाब दे दीजिए। क्यों ना, जैसे कि अभी बीएसए महोदय कह रहे थे कि शिक्षक, जब छात्र ज्यादा होंगे तो वहां व्यवस्थाएं ज्यादा होंगी, छात्रों को अच्छा माहौल मिलेगा, लेकिन कोई भी, यहां तक कि शिक्षक जो खुद स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो भी अपने शिक्षक भी अपने बच्चे को उन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाह रहा है। ऐसी व्यवस्था आखिर बन क्यों गई है? आखिर सरकार ऐसे कदम क्यों नहीं उठा रही? जब तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही है और मॉडल स्कूल बना रही है, तो आखिर इन अधिकारियों को और सबको क्यों नहीं कहते कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं? और ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं ला रही है ताकि आम और खास व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाए? मनोज जी, सीमा जी की एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं समझता हूँ जितने भी दर्शक भी सुन रहे होंगे वो भी सहमत हों कि हम लोग 66,000 और 66 लगभग यूपी बोर्ड और कभी मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, तमाम बोर्ड में बटे हुए हैं। तो ये सही बात है, ये पीड़ा हम लोगों ने, भाई रिजल्ट आता है इन्हीं बोर्डों की चकाचौंध, उसने इतना % ये किया, इस बोर्ड ने ये किया, हमारा बोर्ड कहाँ खड़ा होता है फिर? और फिर लोग आकर्षित भी होते हैं, अभिभावक भी सोचते हैं कि यही बेस्ट है, कुछ भी करो, जमीन बेचो, कुछ भी करो, पेट काटो, बच्चे को वहीं पढ़ाओ। बिल्कुल, ये प्रस्ताव बहुत विचार नहीं है। सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि इस पर विचार करने से जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके परिवार हैं, वो अपने बच्चों को इतना पैसा देके सीबीएसई और उसमें नहीं पढ़ा पाते हैं। अब जब बच्चे पढ़ जाते हैं, उन बच्चों को सिलेबस जब एग्जाम में या कंपटीशन में जाना होता है तो बेचारे वो पीछे रह जाते हैं,
और वही उनके अंदर मानसिकता थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो ये इस प्रस्ताव से मैं तो बिल्कुल इसका सहमत नहीं, होना चाहिए। जिम्मेदार कौन है श्याम सलोनी जी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये जिम्मेदारी अधिकारियों को तय करनी होगी, अधिकारियों के प्रस्ताव लाने होंगे। फिर बात वही आती है, आप सरकार से वेतन ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं? आपकी योजना बनानी है, इन योजनाओं को सरकार क्रियान्वित करेगी। योजना बनाने का कार्य अधिकारी का है। स्कूल में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए जी, अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। एक अध्यापक, जितने भी जो स्कूल वाले आज जो एसोसिएशन बनी हुई है, हमारे पार्टी जी बैठे हैं, बताएं कि जो आपका संगठन के लोग हैं, आप शिक्षक हैं, कितने आपके बच्चे विद्यालय में पढ़े हैं? क्या आपने पढ़ाए अपने बच्चे? नहीं, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सच है। शिक्षक खुद नहीं पढ़ा रहे, शिक्षक खुद नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को। मैं मेरे बच्चे को अपने साथ बैठाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि मैं उन बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर पढ़ाने की क्षमता नहीं रही है। मैं सरकारी स्कूल में आने के बाद मैं राजनीति में आ गया हूँ। ये शिक्षकों का माहौल हो गया है, सब शिक्षक नेता बन चुके हैं। आज बच्चे कहाँ जाए? वो पेरेंट्स आ रहे हैं। त्रिपाठी जी आ रहे हैं, त्रिपाठी जी अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। लेकिन हाँ, श्याम सलोनी जी जल्दी बात करें। सुन लीजिए, गलत बात है। अरे आप सुन लीजिए सर, आपका विरोध करने का अधिकार है, ये आपको लोकतंत्र में मिला है, संविधान ने आपको परमिशन दिया, अधिकार। मैं कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी कि विभाग कहीं ना कहीं दोषी है, विभाग कहीं ना कहीं दोषी है, जो शिक्षा स्तर यहाँ तक पहुंचा। और आज ये नौबत आ पड़ी है श्याम सलोनी जी, आज ये नौबत आ पड़ी है कि स्कूलों को मर्ज करना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल पहुंच नहीं रहे। दोषी तो आखिर विभाग ही है ना, दोषी तो आखिर विभाग ही है ना। मैंने अभी आदरणीय तिवारी जी को सुना था, बड़े पत्रकार है, मैं उनका बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हम सब लोग स्कूल में, मेरी भी एज हो चुकी है, मैं भी उस दौर से गुजरा हुआ हूँ, हम उसी दौर से गुजरे हैं। हम जब स्कूल जाते थे अपने प्राथमिक विद्यालय में, अगर हम 2 दिन नहीं गए तो हमारे माँ साहब घर पर आ जाते थे कि बच्चा क्यों नहीं आया, कोई बात तो नहीं है। ठीक है, आज शिक्षकों में वो कहाँ है, वो अपनापन, अपना तो कहाँ रह गया है? अब ट्यूशन पढ़िए, आप वेतन ले रहे हैं, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। तो शिक्षकों में कहीं ना कहीं कमी आई है, अपने व्यवहार में सुधार लाएं, बच्चों को पढ़ाने के प्रयास करें। बच्चे पढ़ेंगे तो पेरेंट्स उन बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है। रजत जी आपका रुक करें। रजत जी, श्याम सलोनी जी ने जो कहा, रजत जी श्याम सलोनी जी ने जो कहा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है श्याम सलोनी जी, खुशी से नहीं उठाती है। ठीक है श्याम सलोनी जी, आ रहे हैं। रजत जी, मेरा सवाल है कि जो आज ये स्थिति आ पड़ी है, इसका दोषी तो विभाग ही है ना। आज इस नौबत पे जो शिक्षा व्यवस्था पहुंची है, स्कूलों को मर्ज करना पड़ रहा है, इसका दोषी तो विभाग ही है ना। सरकारों की उदासीनता और विभाग की अनदेखी, जो हो रहा है ठीक है, हो रहा है, और आज ये नौबत आ पड़ी है। अब जब ये स्थिति आ पड़ी है, तब चीख पुकार पड़ी हुई है। रजत जी। मनोज जी, देखिए बात वही है, जैसा कि जो है सीमा जी ने भी कहा कि जवाबदेही तय नहीं है ना। शिक्षक सरकारी स्कूलों को बढ़ाने की बजाय, मैंने पहले भी कहा, सरकारी स्कूलों को उनका प्रमोशन करने की बजाय, वहां की स्थिति सुधारने के बजाय, वहां पे बच्चे पढ़ाने का प्रयास किया जाए, ये करने की बजाय, देखिए सरकार अपना प्रमोशन कर रही है। आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे, आप कोई भी योजना लागू करेंगे, तो आप करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। इतना ज्यादा प्रचार में सरकार का बजट है इस समय कि आप सोच नहीं सकते। हजारों करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार में खर्चा कर रही है अपनी सरकार चलाने के लिए। रजत जी, जिससे जो काम है वही कराया जाना चाहिए ना। डॉक्टर भर्ती किया जाता है, डॉक्टर भर्ती किया जाता है इलाज के लिए, आप उससे दूसरा काम कराएंगे। आप इतना काम, पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम अगर शिक्षक संभालेंगे तो शिक्षक कहां से बच्चों को पढ़ाएंगे? रजत जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकार के पास और क्या स्कीम है जो अपनी योजना जनता तक पहुंचाए? केवल प्रचार का ही माध्यम होता है ना। सरकार अपनी योजना ये चिल्लाने के लिए, इसके लिए बजट खर्चा करें। आप गलत कह रहे हैं। आपकी भी सरकार की, आप कैसे कह रहे हैं? आपकी सरकार की सरकार के भी कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आपके भी फोटो आते थे, अखिलेश जी के, मुलायम सिंह जी के। प्रचार नहीं तो क्या था ये? आपने लैपटॉप बांटे थे। चलिए मेरा अहम सवाल है,
ठीक है त्रिपाठी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं प्रेमकांत तिवारी जी। प्रेमकांत तिवारी जी, जिस प्रकार से मौजूदा व्यवस्था में शिक्षा विभाग की ये स्थिति आ पड़ी है कि बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से स्कूलों को मर्ज करना पड़ रहा है। अब जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे इस मर्ज की व्यवस्था के बाद, तमाम ऐसे बच्चे हैं क्योंकि गरीबों के ही बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे में अब इन बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर ये बच्चे शिक्षा से विरत होंगे, शिक्षा से दूर होंगे, तो आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे आपको पता ही नहीं किस चीज का प्रचार करना है, किस चीज का प्रसार करना है। भी सवाल किया जा रहा है, सीधे वो व्यक्ति जवाब दे सके। जनता का पैसा बर्बाद करना। ठीक है रजत जी शांत हो जाइए। रजत जी तिवारी जी को सुन लीजिए। अरे आदरणीय तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, उनको तो सुन लो। ठीक है तिवारी जी बात रखिए। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं बीता है, आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध हैं और शिक्षकों का सम्मान मेरे दिल में बहुत है। आज भी मेरे शिक्षक अगर मुझे कहीं मिलते हैं तो मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, बेशक, और उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लेता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे जमाने में जो प्राथमिक शिक्षा थी और आज के जमाने में जो है उसमें बड़ा फर्क आ गया है। हाई कोर्ट ने अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब ये फैसला दिया था कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों की तो बात छोड़ दीजिए, आज तक उनके बच्चे अगर कोई पढ़ रहे हो सरकारी स्कूल में तो बताइए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप शिक्षक गण अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ा रहे हैं और उसका सीधा कारण निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं क्योंकि आप गुणवत्ता के से खुद परिचित हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें केवल सरकार ही जिम्मेदार, सरकार के साथ साथ में ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो थिंक टैंक हैं, इसके अलावा शिक्षक भी उत्तरदायी हैं इसके लिए। मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है। अनुग्रह त्रिपाठी जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट करिए। जो तिवारी जी ने कहा कि आज शिक्षक खुद अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाह रहे, क्या लगता है कि आपको खुद कमियां नजर आती हैं? देखिए ऐसा नहीं है, ये परसेंटेज हो सकता है कम हो कि अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% अध्यापकों का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारे अध्यापक हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं। बात यहाँ व्यवस्था सुधारने की है, विकल्प है। पुराने जमाने में प्राथमिक विद्यालयों के अलावा प्राइवेट स्कूलों का विकल्प नहीं था। अब प्राइवेट स्कूल कुकुर मुत्तों की तरह खुल गए। इन सरकारों ने बिना मानकों का ध्यान रखते हुए ये प्राइवेट स्कूल खोले हैं, इनमें शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है और शिक्षा के व्यापार के साथ साथ ये ऐसा कुछ दिखाते हैं जिससे हमारे स्कूलों की जो छवि है वो छवि धूमिल हो रही है। मैं कहता हूँ अगर शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दी जाए, शिक्षक को केवल पढ़ाने का ही दायित्व दिया जाए तो निश्चित ही परिस्थिति विद्यालयों की दशा और दिशा बदलेगी। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। सरकार इस पर तो कोई काम नहीं कर रही है। सरकार केवल किसी ठीक है त्रिपाठी जी, सीमा त्यागी जी 30 सेकंड का आपका रिएक्शन। जो अभी जिस स्थिति में सरकार आई है, क्या ऐसे विकल्प हो सकते हैं सरकार के सामने जो इस मर्जिंग व्यवस्था के अलावा जो स्कूलों की दशा भी सुधर जाए और स्कूलों की स्थिति भी सुधर जाए और कम से कम इस स्थिति की नौबत ना आए? मनोज जी, बातें बहुत सारी हैं लेकिन आपने 20 सेकंड का समय दिया है तो उसी में समाप्त करूंगी। हम दिशा से भटक गए। अगर सरकार ये विलय ही विकल्प को छोड़कर अगर सरकार एक सख्त आदेश ये निकाल देती कि सभी सरकारी लोगों के बच्चे, चाहे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हों चाहे किसी भी उसके विभाग के अधिकारी हों, उनके सबके बच्चे जिले के सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। अगर इस चीज का आदेश सरकार निकाल देगी, चाहे वो शिक्षक का बच्चा है, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का बच्चा है, चाहे वो बीएसए का बच्चा है, चाहे वो डीएम का बच्चा है, चाहे वो एसपी का बच्चा है, आप मानिए मनोज जी, जिस दिन जिले के डीएम का बच्चा उस शहर के प्राथमिक विद्यालय में बैठ जाएगा, अगले दिन वो प्राथमिक विद्यालय डीपीएस के सुविधाओं को फेल कर देगा। तो जब तक हम इन सरकारी आदेशों को नहीं निकालेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरा, सरकार एक आदेश ये दे दे कि शिक्षक सिर्फ शिक्षण कार्य ही करेगा, उसके अलावा कोई कार्य नहीं करेगा। तीसरा, सरकार ये सुनिश्चित करे कि शिक्षक का गृह जनपद जो है उसे नियुक्ति उसके गृह जनपद में दी जाए, जो उसका आने जाने का समय कम वेस्ट हो और वो पढ़ा सके। चौथा, जो मैंने आपको कहा कि जब हम देश में नीट एक करा रहे हैं, हम देश में जेईई मेंस एक करा रहे हैं, हम यूपीएससी एक करा रहे हैं,
अगर केंद्र सरकार ये सोचे, सच में सोचे सोल्यूशन निकालना, तो क्यों नहीं एक देश, एक शिक्षा, एक बोर्ड, एक एग्जाम, एक रिजल्ट कर दिया जाए, जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था सरकारी विद्यालयों की ऐसी चलती रहेगी। मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से जी ये विलय वाला विकल्प ना ले, क्योंकि अगर विलय वाला श्याम सलोनी जी 30 सेकंड में आपका रिएक्शन। श्याम सलोनी जी, सीमा त्यागी जी ने कहा, हालांकि ये अगर ऐसा मुमकिन हो जाएगा कि अधिकारियों के सारे बच्चे अगर इन विद्यालयों में पढ़ने लगेंगे, तो ये जो इतने जो आपने तमाम ये लाइसेंस बांट दिए हैं तमाम प्राइवेट स्कूलों को, इनका क्या होगा। लेकिन ये संभव है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर व्यवस्था आप उपलब्ध करा रहे हैं, सारी अगर इच्छा शक्ति है, तो अधिकारियों के बच्चे भी इन विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। 30 सेकंड का रिएक्शन श्याम सलोनी जी। देखिए मनोज जी, ये बाउंडेशन किसी पर ना सरकार लगा सकती है, ना ये अधिकार है किसी को कि हम किसी के बच्चे को जबरदस्ती कहें कि यहाँ पढ़ाइए। हाँ, बेशक ये तो स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, ये स्वेच्छा पर है। और आजकल तो नए नए बच्चे तमाम आई है तो और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये कहना कि हर डीएम को लड़के को वहाँ पढ़ना चाहिए, कई बार वो डीएम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मैं एक मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता ने सरकार को चुना है और बड़ी उम्मीद के साथ सरकार को चुना है, और बार बार जनता अपना मैंडेट दे रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है उस जनता के प्रति पूरी ईमानदारी से कार्य करे। हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ ब्यूरोक्रेट, हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ सरकारी कर्मचारी, वो हर विभाग में लगभग सर, तो उन पे कार्रवाई करिए ना, लेकिन आप व्यवस्थाओं को तो कम से कम दुरुस्त करिए। मैं मानता हूं कि ठीक है, मैंने मान लिया सर, डीएम, एसपी और बीएसए के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम मिडिल क्लास के बच्चे और सामान्य मानवीय जो सामान्य सामाजिक लोग हैं, उनके बच्चे इन स्कूलों में जरूर पढ़ेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था हो गई हो, आप ये कानून तो नहीं बना सकते, बाध्य नहीं कर सकते कि अधिकारी आके उसी स्कूल में पढ़ाए, लेकिन अगर व्यवस्था आप सुधारेंगे, तो व्यवस्था अगर सुधारेंगे तो कम से कम ये नौबत सर नहीं आएगी कि स्कूलों को मर्ज करना पड़े, क्योंकि स्कूलों की जो संख्या है हमारे शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे भी बड़ी संख्या में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, उसी प्राथमिक स्कूल के रास्ते से निकल जाते हैं। प्राथमिक स्कूल देखता रहता है, और तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में टैक्सियों में ठूस के बच्चे जाते हैं, 4 कमरे में पढ़ते हैं, तमाम व्यवस्थाएं भी उनको उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन उनको वो मजबूर हैं। तो ये व्यवस्था इसमें सुधार जरूर सर होना चाहिए, सिर्फ मर्जी ही विकल्प नहीं है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर वो बच्चे जो फिलहाल अपने गांव में स्कूल में पढ़ रहे थे, अपने अगल बगल घर के आसपास स्कूलों में पढ़ रहे थे, अब उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा, वहां तक मर्जिंग स्कूलों तक वो बच्चे कैसे पहुंचेंगे, और 100% जो लिटरेसी का सरकार जो लक्ष्य लेकर चल रही है, वो आखिर कैसे पूरा होगा जब ये बच्चे, इन गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। इस पर भी ध्यान देने की बात है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।